हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने देखा कि यदि विभिन्न प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करें या उन्हीं प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें तो कुल प्रतिरोध किस तरह से निकाला जा सकता है, किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा और उन्हीं प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो पहले हम ये क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब पहला पार्ट दिया हुआ है, जब 1 ओम और 10 की पावर 6 ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय लेंगे। इसमें आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो। इसमें आपसे ये नहीं कहा गया कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है कि तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय करेंगे, मतलब आप कैसे निकालेंगे। तो हमें सिर्फ क्या देखना है कि इसमें कि ये पार्श्व क्रम में संयोजित किए गए हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इन प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। और यदि हमारा तुल्य प्रतिरोध है, यदि हम तुल्य प्रतिरोध को R से लिखते हैं और हमारे दिए गए प्रतिरोध हैं, दिए गए जो प्रतिरोध हैं प्रतिरोधकों के वो हैं इक्वल टू R1 और R2, क्योंकि दो दो ही दिए हुए हैं ना। तो हमें सिर्फ क्या बताना है, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो हमें सिर्फ यही बताना है कि हम इस तरह से तुल्य प्रतिरोध यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा 100 ओम का एक विद्युत लैंप है जिसका प्रतिरोध है 100 ओम, यानी कि क्या दिया हुआ है आपको R1 है 100 ओम, और एक विद्युत टोस्टर है जिसका प्रतिरोध है 50 ओम। तो हमारा R2 हो गया 50 ओम। और 500 ओम का एक जल फिल्टर है, यानी कि R3 है 500 ओम। इन तीनों को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से, 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत, यानी कि हमें विभवांतर दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, तो कैसे जोड़ा गया, पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। तो पार्श्व क्रम में जब इनको जोड़ा गया है तो हमें हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे किस फॉर्मूले से, आप जानते हैं, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया है। हम पहले इसके आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना भी है या नहीं निकालना। उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या होगा जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें। समान स्रोत का मतलब है इसी के साथ जिसका विभवांतर 220 वोल्ट है, वो विद्युत स्त्री अगर इसी के साथ वो जोड़ दी जाए, इन तीनों प्रतिरोधकों को छोड़कर, इनको हटाकर अगर हम इनकी जगह पर विद्युत स्त्री जोड़ दें तो वो उतनी ही विद्युत धारा लेगी जितनी कि ये तीनों लेंगी। तो आपको वो विद्युत धारा निकालनी है, विद्युत धारा भी निकालनी है और उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध भी आपको निकालना है। तो आपको दो चीज़ निकालनी है। तो हमें क्या बताना है कि वो विद्युत स्त्री जो कि इसी 220 वोल्ट के स्रोत के साथ जोड़ दी जाए तो उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी कि ये तीनों युक्तियाँ लेती हैं, R1 R2 R3। तो पहले तो हमें विद्युत धारा निकालनी पड़ेगी, ये तीनों कितनी ले रही हैं। तो इसका मतलब है हमें क्या निकालना है, I निकालना है। जो I इन तीनों प्रतिरोधकों के लिए आएगा वही I किसका होगा, उस विद्युत स्त्री का होगा। तो I के लिए हमें पता है I का फॉर्मूला है V/R। तो V तो हमें दे रखा है लेकिन R हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, जब प्रतिरोधक हमारे पार्श्व क्रम में संयोजित हैं तो हम फॉर्मूला लगाते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2
प्लस 1/R3। तो आगे का क्वेश्चन मैं इस साइड पे करती हूँ। तो 1/R हमारा आ जाएगा, 1/R1 है 100, R2 50 और R3 500। तो आप एलसीएम निकाल कर इसका जब ये फाइंड करोगे तो हमारे पास 1/R का मान आ जाएगा और ये आ जाएगा 16/500। अब आप देखिए हमें क्या चाहिए, V/R। इसको हम ये भी लिख सकते हैं V गुना 1/R लिख सकते हैं। तो हमारे पास 1/R तो आ ही गया। हमें क्या करना है, I फाइंड करने के लिए V गुना 1/R। V है 220 और 1/R है 16/500। आप इसका आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। जो भी इसका आंसर आएगा विद्युत धारा का वो मान आ जाएगा। अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो इसका आंसर हमें मिलेगा 176/25, ठीक है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 176/25। तो उसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.04 एम्पियर। ये आ गई विद्युत धारा। ओके, ये हमारा विद्युत धारा का मान आ गया। और ये विद्युत धारा इन तीनों युक्तियों के लिए भी यही है और उस विद्युत इस्त्री के लिए भी यही है। तो हमने विद्युत धारा तो निकाल ली, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आई का मान हमने निकाल लिया। विद्युत इस्त्री कितनी विद्युत धारा लेगी, 7.04 एम्पियर। लेकिन हमें इसका प्रतिरोध भी निकालना है। अब हमारे पास विद्युत इस्त्री का क्या है, यहाँ से विद्युत इस्त्री का हमारे पास विद्युत धारा आ गई जो प्रवाहित हो रही है। साथ में हमारे पास इसका क्या है, विभवांतर भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ से R निकाल सकते हैं। आपने ये सारा नोट कर लिया होगा जो भी मैंने क्वेश्चन सोल्व किया है। तो मैं अब इसका विभवांतर निकालती हूँ। I का मान हमारा आया है विद्युत इस्त्री के लिए 7.04 एम्पियर। V हमें दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो R होगा V/I, यानी कि 220/7.04। आपको इसे सोल्व करना होगा। इसे हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये, हम इसे सोल्व कर सकते हैं, इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। आप इसका आंसर फाइंड करिए, 125/4 एंड इक्वल टू 31.25। दिस इज प्रतिरोध है ये किसका, विद्युत इस्त्री का। क्वेश्चन समझ आ गया आपको? क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो आंसर बिल्कुल समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन में हमें 3 प्रतिरोधक दिए हुए हैं, उनको पार्श्व क्रम में जोड़ा हुआ है और हमें उस स्रोत का विभवांतर भी दिया हुआ है। हमें इसमें निकालना ये है कि वो विद्युत इस्त्री, हमें उसका प्रतिरोध निकालना है जिसे यदि इसी विभवांतर के स्रोत के साथ, इसी स्रोत के साथ ही जोड़ दें तो वो उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी कि ये तीनों लेती हैं। तो हमने पहले इन तीनों की विद्युत धारा निकाली, उसके लिए हमें प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध निकालकर हमने विद्युत धारा का मान निकाल लिया। तो वो विद्युत धारा जो इन तीनों के लिए थी वही विद्युत धारा विद्युत इस्त्री के लिए भी थी। तो जब हमारे पास विद्युत इस्त्री की विद्युत धारा आ गई, हमारे पास इसका विभवांतर भी है, तो हम यहाँ से इसका प्रतिरोध भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन हमारा हो गया सोल्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ है। आपको ये क्वेश्चन ये मैंने समझाया था, यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है। आपको मैंने बताया था कि इसमें एक तो ये है कि श्रेणीबद्ध परिपथ से हानि क्या है, जब परिपथ का एक अवयव काम करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है।
और परिपथ का दूसरा कोई अवयव काम नहीं कर पाता। और उसके लिए मैंने आपको उदाहरण दिया था सजावट के लिए यूज़ होने वाली बल्ब की लड़ियों का, कि एक बल्ब अगर फ्यूज़ हो गया तो बाकी बल्ब भी उस लड़ी के नहीं जलेंगे, ऑन नहीं होंगे। और दूसरा बताया था कि इसमें शुरू से अंत तक विद्युत धारा समान रहती है और इसलिए ये सही नहीं है कि हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करें, या कोई भी दो अलग अलग युक्तियों को जो कि अलग अलग विद्युत धारा लेंगी उनको हम एक साथ जोड़ें। तो इसलिए ये दो इनके श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों को संयोजित करने की हानियां हैं, और यही दो जो पॉइंट है ये पार्श्वक्रम में संयोजित करने के लाभ हैं कि ऐसा नहीं होगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो, और दूसरा आंसर कितना आना चाहिए 1 ओम। किस तरह से संयोजित करें तीनों को, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आ जाता है, या इसी टाइप का सेम क्वेश्चन। पहले मैं आपको 5th क्वेश्चन बताती हूँ, ये इजी है। इसमें यह है कि प्रतिरोधकों को, ये 4 प्रतिरोध हैं, इनको कैसे जोड़ें कि संयोजन से अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके और दूसरा न्यूनतम। आपको ये हमेशा के लिए याद रखना है कि अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और न्यूनतम प्राप्त होता है जब हम उन्हें पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। तो आप यहाँ से अधिकतम भी फाइंड कर सकते हैं जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं इनको। 5th क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध आएगा, 4 युक्तियां हैं इसलिए R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो ये हो गया 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 इक्वल टू 48 ओम। ये आ गया इसका अधिकतम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आएगा। और पार्श्व क्रम में जोड़ने पर न्यूनतम आता है। तो हम पहले 1/R निकालते हैं, इनको 1/ में ही लिखेंगे। इसको जब हम एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे ये हमारा आएगा 1/R। 1/R इज इक्वल टू 12/24। और मैंने आपको बताया था हमें क्या फाइंड करना है R, तो हम उलट देंगे इसको। R/1 इज इक्वल टू 24/12 और आंसर क्या आ जाएगा 2 ओम। तो आप देख रहे हो कितना फर्क है। श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर 48 ओम तुल्य प्रतिरोध जो है, और पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर 2 ओम आएगा। अधिकतम प्रतिरोध आता है श्रेणी क्रम में संयोजन से, और न्यूनतम आता है या निम्नतम आता है पार्श्व क्रम में संयोजन से। ओके, तो अब हम इनको देखते हैं। जो 4th क्वेश्चन है वो देखते हैं। वो इसी टाइप का ही है थोड़ा सा, लेकिन कुछ कंफ्यूजिंग, मतलब कंफ्यूज करने के लिए वो अलग सा क्वेश्चन है। तो अब हम देखते हैं हमारा 4th क्वेश्चन। इसमें हमें 3 प्रतिरोधक दिए हुए हैं। R1 का मान है R1 2 ओम, R2 है 3 ओम। पहले मैंने आपको बताया था कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम साथ साथ नोट कर लेते हैं। 6 ओम। इनको कैसे जोड़ें कि कुल प्रतिरोध 4 ओम हो। अगर आपको ये कहा जाता कि श्रेणी क्रम में जोड़ो तो आप बड़ी आसानी से समझ जाते कि हाँ हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है, या आपको कहा जाता कि पार्श्व क्रम में जोड़ो तो आप सीधा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके आप आंसर फाइंड कर लेते। या आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता अधिकतम और न्यूनतम। अब आप समझ चुके हैं तो आप एक बार पार्श्व क्रम में एक बार श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला यूज करते और एक बार पार्श्व क्रम वाला। लेकिन अब हम क्या करें, अब तो हमें आंसर दिया हुआ है, जबकि हमारा क्या होता है कि आंसर हम सोचते हैं कि आंसर पता चल जाए तो हम क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आंसर दिया हुआ है लेकिन फिर भी सोल्व करना उतना ईजी नहीं है। तो पहले हम देखते हैं कि 4 ओम इसका आंसर कब आएगा, क्या श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आएगा। तो हम देखते हैं, पहला तरीका देखते हैं हम। अगर इन्हें तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो R बराबर आएगा 2 + 3 + 6। वैसे वो देख कर ही पता चल जाएगा, सॉरी
देख कर ही पता चल जाएगा कि इन तीनों को प्लस करने पर ना तो 4 आएगा ना ही 1 आएगा। क्या आएगा? 11 ओम। और 11 तो आंसर कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब इसको हम क्रॉस लगा देंगे। काटना नहीं है हमें, सिर्फ इसके सामने क्रॉस लगा देना है कि ये तो सोल्यूशन नहीं है। फिर हम सेकंड सोल्यूशन देखते हैं, कौन सा? पार्श्वक्रम का। उसके लिए हमने एक तो देख लिया कि श्रेणी क्रम से आता है या नहीं आता कोई एक आंसर, तो हम अब पार्श्वक्रम से देखते हैं। 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ये आ जाएगा। ये आंसर हमारा आएगा 6/6। क्या है ये? 1/r। तो इसका मतलब r हो गया 1 ओम। तो एक तो आंसर हमारे पास आ गया, सेकंड वाला बी पार्ट का हमारा आ गया कि तीनों को हम कैसे संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 1 ओम हो। तो वो हमारा आंसर है 1 ओम प्रतिरोध तब आएगा जब ये तीनों प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में जोड़े जाएंगे। ठीक है, इसको हमने इक्वल टू कर देना है बी। तो हमारा आंसर आ गया पार्श्व क्रम में। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो आंसर है, जो अभी तो हमारा 1 ओम तो आंसर हमने देख लिया कि कैसे आएगा टोटल प्रतिरोध, लेकिन टोटल प्रतिरोध 4 ओम कैसे आएगा? हमने तो दो ही मेथड सीखे हैं, श्रेणी क्रम में या फिर पार्श्व क्रम में संयोजन होता है प्रतिरोधकों का। तो तीसरा कौन सा मेथड है जिससे 4 ओम आंसर आ सके? कुल प्रतिरोध, इन तीनों प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ें कि हमारा कुल प्रतिरोध 4 ओम आए, क्योंकि पार्श्व क्रम से तो 1 ओम आ रहा है और श्रेणी क्रम से आ रहा है 11 ओम। तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप ये समझ लो अच्छे से कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा जितने भी प्रतिरोधक दिए हुए हैं उनको श्रेणी क्रम में ही जोड़ें या सभी को ही पार्श्व क्रम में ही जोड़ें। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि किन्हीं दो को, तीन में से किन्हीं दो को श्रेणी क्रम में जोड़ दें और उन दोनों का जो श्रेणी क्रम का संयोजन है उसको तीसरे के साथ पार्श्व क्रम में। कैसे? आप देखिए कि दो को तो हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ये दो हो गए, ओके, और तीसरे के साथ इसको हम पार्श्व क्रम में जोड़ दें इस तरह से, और फिर इसको विद्युत परिपथ हम इसका अपना बना लें, जो भी हमारा विद्युत परिपथ, जो भी इसमें एमीटर वगैरह सब लगा दें, वोल्ट मीटर भी लगा दें। ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ये दोनों होगा श्रेणी क्रम में और इन दोनों का जो कुल संयोजन, कुल प्रतिरोध होगा वो इसके साथ पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ है। ऐसा मेथड भी हो सकता है, ओके। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम दो को जोड़ दें पार्श्व क्रम में और इनको जोड़ दें तीसरे के साथ श्रेणी क्रम में। तो हम यहां पर एमीटर वोल्ट मीटर मैं नहीं दिखा रही हूँ, सिंपल आपको मेथड बता रही हूँ कि ऐसा भी हम कर सकते हैं। फिर क्या होगा, इनका जो कुल प्रतिरोध होगा 1/r से निकलेगा और जो यहाँ से हमारे पास r आएगा वो इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। अब हम देखते हैं वो कौन सी विधियाँ हैं, इनको अब हम करके देखते हैं। तो हमने दो मेथड कर लिए, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम। अब मैं आपको थर्ड हम ट्राई कर रहे हैं, अब कैसे करें। तो हम क्या करते हैं, पहले दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। तो मान लेते हैं इनका जो कुल प्रतिरोध होगा वो होगा r', क्योंकि जो हमारा तीनों का कुल आएगा ना उसको हम r से दिखाएंगे, इन दोनों का हम दिखाएंगे r' से। ये हो जाएगा 2 + 3 = 5 ओम। ये r' आ गया। अब हमने जो r' आया 5 ओम, इसको r3 के साथ पार्श्व क्रम में जोड़ना है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा r 1/r' + 1/r3। r' है 5 एंड r3 है 6। तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि इसका आंसर 4 नहीं आ सकता। 1/r हमारे पास आ गया 11/30। इसका मतलब है r = 30/11। उलट दिया ना हमने, तो इसका आंसर भी 4 ओम नहीं आ रहा। अब क्या मेथड है, अब हम देखते हैं कि पीछे वाले दोनों को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं और मतलब कि ये जो दोनों हैं इनको पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं और जो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा वो इसके साथ श्रेणी क्रम में, ओके। अब हम फोर्थ ट्राई करते हैं, लंबा जरूर है बट आप एक बार अब सीख लोगे
आपको आ गया तो आप कभी भी इसको कर सकते हो इजीली, आप देख कर ही बता दोगे। अगर आप मैथ में थोड़ा सा आप स्ट्रोंग है आपका मैथ, तो आप इसको देख कर ही बता सकते हो कि कैसे जोड़ा जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को पार्श्वक्रम में जोड़ते हैं। तो 1/r' इज इक्वल टू 1/r2 प्लस 1/r3 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। तो 1/r हमारे पास आ गया 1/r' इज इक्वल टू 3/6। मीन्स r' हो गया, उलट दिया हमने, 6/3 2 ओम। अब आपको देखकर पता चल जाएगा कि यस हमारा आंसर आ गया 4 ओम। कैसे, इन दोनों का आ गया कुल प्रतिरोध 2 ओम, अगर हम इसको इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो आंसर हो गया 4 ओम। तो अब हम क्या करेंगे, R इज इक्वल टू R' प्लस, या हम क्योंकि हमारा R1 दिया हुआ ना तो हम पहले R1 लिखेंगे प्लस R'। तो R1 भी 2 है, R' भी 2 है, तो हमारा R आ गया 4 ओम। तो ये हमारा आंसर आ गया ए वाला। सोल्व्ड क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अपने आप, अगर थोड़ा सा मैथ स्ट्रोंग कर लेते हैं आप, तो आप उसको वैसे ही करके देख सकते हैं, आपका थर्ड ट्राई में ही आ जाएगा। श्रेणी क्रम का तो आपको करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तीनों को ऐड करके देखो, तीनों को ऐड करके सीधा ही पता चल गया हमें 11 आ रहा है, तो आंसर 4 ओम तो उससे आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में होता है अधिकतम। तो अगर, और इन दोनों में से 4 और 1 में से ज़्यादा कौन है, 4। अगर श्रेणी क्रम में 11 आ रहा है तो मतलब ये अधिकतम नहीं है, लेकिन ये न्यूनतम हो सकता है। 1 तो न्यूनतम 1 ही हो सकता है, तो इसका मतलब 1 आंसर हमारा पार्श्वक्रम में से आ जाएगा। तो हमने पहला सीधा करना है पार्श्वक्रम। ओके, अगर श्रेणी क्रम में हमें आंसर नहीं मिल रहा है तो उसके बाद आपने इसमें चेक करना है कि हम इनको कैसे जोड़ें। तो आप ये क्वेश्चन करना, समझना अच्छे से, और ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही आए, कि ऐसा भी जो हमने थर्ड वाला ट्राई किया था हो सकता है उससे भी आंसर निकल, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपका थर्ड ट्राई में ही आंसर आ जाए, कुल प्रतिरोध ऐसा दिया हुआ हो कि आपका थर्ड ट्राई में ही आंसर आ जाए। ओके, तो आप इसको कर लेना। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। हम जानते हैं कि बैटरी अथवा सेल विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं। हमें पता है कि जब हम घड़ी में सेल लगाते हैं तो हमारी घड़ी टिक 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 चलना शुरू कर देती है, उसकी सुइयाँ घूमना शुरू कर देती हैं। क्यों घूम रही हैं? क्योंकि सेल से घड़ी को विद्युत, उसकी सुइयों को ऊर्जा मिल रही है। सेल के अंदर रासायनिक पदार्थ होते हैं, उन रासायनिक पदार्थों में जब अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया से उत्पन्न हुई ऊर्जा जो है, वो जो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है वो दो सेल के दो टर्मिनल, कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बीच विभवांतर उत्पन्न करती है। जब उसको बैटरी से जोड़ा जाता है, और बैटरी में हमें पता है चालक भी जुड़ा हुआ है परिपथ में, हमारे परिपथ में प्रतिरोधक भी है, प्रतिरोधक यानी कि जो भी हमारी विद्युत युक्ति है, विद्युत उपकरण है, वो जुड़ा हुआ है। उनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों में गति स्थापित करता है। मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बताती हूँ कि हमारे पास जो सेल या बैटरी होते हैं उसमें रासायनिक पदार्थ होता है। वो रासायनिक पदार्थ जब अभिक्रिया करते हैं तो उसकी अभिक्रिया से उत्पन्न हुई ऊर्जा किसी भी परिपथ में, जिस परिपथ में वो लगा हुआ है बैटरी या सेल, उस परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न करती है। ओके, तो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न कौन कर रहा है? सेल के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो विद्युत धारा में अगर हम चाहते हैं हमारे परिपथ में विद्युत धारा बनी रहे तो लगातार सेल से विद्युत ऊर्जा निकलते रहनी चाहिए। जब ये सेल काम करना बंद कर देगा, सेल के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जब वो रुक जाएगी तो विद्युत धारा भी उसमें प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। ओके, इसका मतलब सारे के सारे रासायनिक पदार्थ जो सेल में भरे हुए थे वो सब खत्म हो चुके हैं, उनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है, और अब रासायनिक अभिक्रिया ना होने के कारण विद्युत धारा भी प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। तो ये ऊर्जा जो है, अब हम देखते हैं ये जो ऊर्जा है, घड़ी हमारी टिक टिक करके घूम रही है, वहाँ तो हमें दिख रहा है कि जो
विद्युत सेल के अंदर जो अभिक्रिया हो रही है उससे जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो क्या काम कर रही है। लेकिन कई जगहों पर हमें दिखाई नहीं देता कि ऊर्जा वो क्या काम कर रही है। कुछ चल नहीं रहा, कुछ भी नहीं चल रहा, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही होती है। जैसे आप देखो कि प्रेस है, ओके, ऊष्मा भी एक तरह की ऊर्जा है। प्रेस है या हीटर है, विद्युत हीटर है या विद्युत गीज़र है, उसमें क्या होता है, वो तो चलते नहीं है, ना ही उनके अंदर कोई चीज़ चलती है। तो क्या होता है, उसमें जो रासायनिक जो उसको विद्युत दी जा रही है, उन युक्तियों को वो ऊष्मा उत्पन्न करने के काम आ रही है, वो ऊष्मा ऊर्जा में बदल रही है। हम देखते हैं कि बल्ब के पास जो विद्युत पहुंचती है, जब बल्ब हमारा जल रहा है, अगर वो थोड़ी देर तक जलता रहता है, आप उसको हाथ लगाने की, छूने की कोशिश करेंगे तो वो गर्म हो जाता है। इसका मतलब है कि जो ऊर्जा उस बल्ब को दी जा रही है विद्युत के रूप में, वो सारी की सारी ऊर्जा बल्ब प्रकाश देने में ही यूज नहीं कर रहा, उसका थोड़ा सा हिस्सा ऊष्मा में भी परिवर्तित हो रहा है। ओके, तो ये है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कि जब किसी विद्युत युक्ति में से विद्युत धारा गुजरती है, थोड़े समय के लिए गुजरती रहती है, तो वो युक्ति गर्म हो जाती है, क्योंकि विद्युत धारा से मिलने वाली ऊर्जा का कुछ हिस्सा ऊष्मा में बदल जाता है। अगर पंखा थोड़ी देर चलता रहता है तो उसके बाद आप उसको बंद कर देते हैं और आप उसके ब्लेड को छूने की कोशिश करते हैं, या हम कहें कि पंख, अगर हम उसको कहें पंखे के या ब्लेड कहें, उसको छूने की कोशिश करते हैं तो हमारा हाथ जल जाता है, क्योंकि वो गर्म हो चुका है। अब हम इसके बारे में डिटेल में करते हैं। देखिए, यही दिया हुआ है कि जो सेल से विद्युत ऊर्जा मिल रही है, उसमें से उसका कुछ भाग, ऊर्जा का कुछ भाग तो उपयोगी कार्य करने में काम आ जाता है, जैसे पंखे की पंखुड़ियों को घुमाने में। लेकिन जो बाकी ऊर्जा होती है उसको ऊष्मा को उत्पन्न करने में वो खर्च हो जाती है। जो साधित्र का मतलब है जो हमारे घर में विद्युत युक्तियां हैं, बिजली से चलने वाले उपकरण हैं, उनके ताप में वृद्धि कर देती है। तो हम ये अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं। पंखे को लगातार चलाने पर गर्म हो जाता है, और यदि विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, अर्थात बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का एक समूह ही संयोजित है, तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती रहती है। आपको अगर इस लाइन का मतलब नहीं समझ आया है तो आप ऐसे समझ लो कि अगर बैटरी में प्रतिरोधकों का एक समूह जुड़ा हुआ है, तो मतलब सिर्फ प्रतिरोधक है, वो प्रतिरोधक कोई विद्युत युक्ति नहीं है, सिर्फ प्रतिरोधक है। मान लो एक तार है, आपने एक परिपथ बनाया, सिंपल परिपथ बना दिया और यहाँ पर लगा दिया आपने बैटरी, इसको जोड़ दिया तारों को, और आपने जो बटन था, स्विच था, वो कर दिया ऑन। आप थोड़ी देर के बाद ये तार जो है गर्म हो जाएगी। हम कहेंगे कि जो सेल है विद्युत तो दे रहा है ये, क्योंकि हमने सेल को जोड़ दिया, परिपथ पूरा कर दिया, लेकिन वो विद्युत ऊर्जा जा कहाँ रही है, वो ऊर्जा सारी की सारी खर्च हो रही है ऊष्मा के रूप में, उस तार को, उस चालक को गर्म करने में। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, और इसी प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री या विद्युत गीजर में किया जाता है। प्रतिरोध R के किसी प्रतिरोधक पर विचार कीजिए। कोई प्रतिरोधक है हमारे पास जिसका प्रतिरोध है R, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है जो उसका मान है I। ओके, प्रतिरोध है R और उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान है I। I से निरूपित करते हैं हम, तो हम इसलिए I लिख रहे हैं। और मान लीजिए इसके सिरों के बीच में विभवांतर है, जो हम लिखते हैं विभवांतर V से। ओके, मान लीजिए इससे समय t में Q आवेश प्रवाहित होता है। जो हमारा प्रतिरोधक है, कोई भी प्रतिरोधक है मान लो, उसमें से t समय में जो आवेश प्रवाहित हुआ, आवेश जो बह कर गया इसमें से t समय में, वो है Q। हमने ये स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब आवेश प्रवाहित होता है इलेक्ट्रॉनों के रूप में, या हम अगर उसको ऋण आवेश के रूप में भी कह सकते हैं, धन आवेश के रूप में भी कह सकते हैं, लेकिन हम बाद में ये कह दिया गया कि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसके उल्टी दिशा में।
तो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश ही होता है, आवेश प्रवाहित होता है तभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो अगर हम कह रहे हैं विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब आवेश भी प्रवाहित हो रहा है। और कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? आवेश है हमारा कितना? Q। और समय कितना है? T। T समय में जो आवेश प्रवाहित हुआ है वो है Q। तो Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित होने में किया गया कार्य VQ। जो हमारा विभवांतर है, विद्युत स्रोत है, उसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर V है। अगर Q आवेश प्रवाहित होता है उस विभवांतर में से, तो उसको प्रवाहित होने में किया गया कार्य, यानी कि हम लिखते हैं इसको W बराबर है आवेश गुना विभवांतर। अतः स्रोत को समय t में VQ ऊर्जा की आपूर्ति करनी चाहिए। t समय में उसको कितनी, क्योंकि इतना कार्य है। और आप जानते हैं क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो जितना कार्य हुआ है उतनी ही ऊर्जा उस स्रोत को चाहिए। अगर इतना कार्य करना है आपको, अगर इतना कार्य करना है तो आपको इतनी ऊर्जा चाहिए ना, आप तभी तो कार्य कर पाओगे। कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है। आपके पास अगर, मैं ये सिर्फ उदाहरण के लिए बता रही हूँ, आपके पास अगर ऊर्जा नहीं है, आपके पास ज़ीरो ऊर्जा है, तो आप कार्य भी ज़ीरो कर पाएंगे। आपके पास अगर ऊर्जा है ई के बराबर, ई मतलब एनर्जी, तो आप कार्य कर पाएंगे, सारी की सारी ऊर्जा को कार्य में यूज़ कर पाएंगे। तो अब जो Q आवेश को विभवांतर V से प्रवाहित होने के लिए किया गया कार्य अगर QV है, तो इतनी ऊर्जा स्रोत को मिलनी चाहिए। इतना कार्य वो तभी कर पाएगा ना जब उसको इतनी ऊर्जा मिलेगी। तो शक्ति क्या हो जाएगी? स्रोत के द्वारा कितनी शक्ति लगी वहाँ पर? हमें पता है शक्ति होती है इकाई समय में किया गया कार्य। और कार्य क्या है? कार्य है QV बटा में T। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V गुना Q बटा T। और Q बटा T होता है I। ओके, Q बटा T है I, तो V गुना I। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आवेश बराबर I गुना T होता है। तो वहीं से हमारे पास आ गया। अगर आपको स्टार्टिंग का याद है, स्टार्टिंग में जो हमने किया था, तो ये बिल्कुल वही है। शक्ति आ गई हमारी P इज इक्वल टू V गुना I। ओके, तो अतः T समय में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा क्या है? P गुना T। अब ये कैसे आ गया P गुना T? अब आप यहाँ से देखिए, ये क्या है? P बराबर, एक तो हमने ये निकाल लिया फॉर्मूला। आप ये सारा नोट कर लो अपनी नोटबुक में, क्योंकि ये एक दूसरे से, जो भी आप आगे पढ़ रहे हो वो सारा एक दूसरे से रिलेटेड है। आप ये नहीं कह सकते कि ये कहाँ से आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में से ही निकल कर आएगा वो। हमारे पास शक्ति क्या हो गई? V गुना I। ओके, लेकिन ये कह रहा है कि जो ऊर्जा है, परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा है P गुना T। हमने यहाँ पर कहा V गुना Q, इतनी ऊर्जा, और यहाँ पे कहा P गुना T। तो ये इसके बराबर कैसे हुई? यहाँ से देखते हैं इसी फॉर्मूले से। P बराबर, ये फॉर्मूला है ना, P बराबर V गुना Q बटा T। और हमने यही तो कहा था कि ये क्या है? कार्य है V गुना Q। और कार्य क्या होता है? कार्य ऊर्जा होता है। कार्य और ऊर्जा बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास E यानी कि ऊर्जा आ गया P गुना T। ओके, P गुना T क्या है? ऊर्जा। T समय में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा P गुना T, जो कि यहाँ पर हम P का मान रख देते हैं। P का मान है V गुना I, तो E बराबर V गुना I गुना T, इसके बराबर है। ये फॉर्मूलाज आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत यूज़फुल होंगे, आपको इसलिए ये समझना ज़रूरी है। मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ ये कि कैसे है, आपको इसको ध्यान से समझना है कि ये जो आपने सारा पढ़ रहे हो इसमें सारा ये मतलब कि जो भी बताया है मैं सारा इसमें आपको
रीडिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये समझ आ जाता है जो मैं करवा रही हूँ, आपको बुक में से रीडिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आप देखिए हमने क्या कहा कि जो प्रतिरोधक हमने लगाया है उसका प्रतिरोध है R, और जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस प्रतिरोधक में से वो है I। ओके, और विद्युत धारा होती है बराबर Q/T, ये आपने याद रखना है। और विभवांतर है उस स्रोत के सिरों के बीच V। T समय में उसमें से प्रवाहित आवेश है, T समय में प्रवाहित आवेश बराबर, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I, इसका मतलब T समय में प्रवाहित आवेश इज इक्वल टू Q। इस आवेश को Q आवेश को V विभवांतर V से प्रवाहित होने में किया गया कार्य, प्रवाहित करने में किया गया कार्य बराबर V गुना Q। अतः जो शक्ति हो गई, स्रोत की शक्ति क्या होगी, स्रोत की शक्ति क्या होती है, कार्य बटा समय, और कार्य है V गुना Q बटा T। अभी हमने देखा कि Q बटा T किसके इक्वल है, I के, तो हम यहाँ मान रख देते हैं, शक्ति है P, शक्ति को P से लिख सकते हैं ना, P बराबर V गुना I। ओके, और यहाँ से ये हमने आगे शुरू किया है, यहाँ से हम देखते हैं कार्य ही ऊर्जा है, कार्य ही ऊर्जा भी है, तो E आ गया P गुना T, ये हमारे पास स्रोत की ऊर्जा आ गई। यहाँ से हमने सीधा पहले ऊर्जा निकाल ली। अब हमने इसको P बराबर V गुना Q बटा T, इसको हमने लिख दिया P बराबर V गुना I। ओके, ये हमारा आ गया यहाँ से P बराबर V गुना I, शक्ति बराबर V गुना I। तो अब जो हमने ये पढ़ा कि जो ऊर्जा है वो P गुना T के बराबर है, E बराबर P गुना T। तो हम P का मान रख देते हैं इसमें, P का मान रखने पर हम ऊर्जा पर ही क्यों जोर दे रहे हैं, क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, और हम पढ़ रहे हैं विद्युत का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तापीय मतलब ऊष्मीय प्रभाव। तो हमें ऊष्मा ऊर्जा हमें निकालनी है कि कितनी ऊष्मा ऊर्जा वहाँ पर बनती है, उत्पन्न होती है। E बराबर P का मान हमने रख दिया V गुना I, P का मान हम रख दिया V गुना I गुना T। लेकिन ये सारी जो ऊर्जा है, ये अगर सिर्फ प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है परिपथ में, जो प्रतिरोधक है वो कोई विद्युत युक्ति नहीं है, सिर्फ प्रतिरोधक है, तो सारी की सारी ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, V गुना I गुना T। यहाँ से हमें मिल गया कितनी ऊष्मा वहाँ पर उत्पन्न होगी हमारे परिपथ में। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। लेकिन हमें पता है V बराबर I गुना R, तो हम V का मान भी रख देते हैं इसमें, H बराबर I गुना R गुना I गुना T। तो H क्या आ गया, I स्क्वेयर RT। तो आप ना मतलब ये सब रटने की ज़रूरत नहीं है, ये सब फॉर्मूले आपस में रिलेटेड हैं। अगर आपको इन सभी फॉर्मूलों की आपस में रिलेशन पता है तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक फॉर्मूले से एक वैल्यू पता करनी है और उसको दूसरे फॉर्मूले में रखना है, बस। आपको ये दिया हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चन में विभवांतर नहीं दिया हुआ, आपको क्या दिया हुआ है, आपको प्रतिरोध दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, V की जगह पर आपको रखना है IR, और आपका फॉर्मूला बन जाएगा H बराबर I स्क्वेयर RT।
आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करो और ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा निकाल लो। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। अब आप चाहो तो जो बुक में दिया हुआ है उसको भी आप अच्छे से रीड कर सकते हो, तो आपको समझ आ जाएगा। इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। इस नियम से ये स्पष्ट हो जाता है कि किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रम अनुपात है। यहाँ से आप देखो H बराबर I² गुना RT। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि H समानुपाती है I² के, समानुपाती या अनुक्रम अनुपाती एक ही बात है। H समानुपाती है प्रतिरोध के और H समानुपाती है समय के। यही बताया हुआ है। जो ऊष्मा है वो किस पर निर्भर करती है? उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग पर, उस विद्युत धारा के लिए जो प्रतिरोध है उस पर, और उस समय के अनुक्रम अनुपाती होती है जितनी देर के लिए विद्युत धारा प्रवाहित हुई है। ठीक है, तो हम इस समीकरण का उपयोग अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उनको निकालने के लिए कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से करके देखेंगे। इजी क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूले को समझना है और वैल्यू पुट करनी है। ओके, इसको आप अच्छे से समझना। और कुछ भी समझ नहीं आता है, जो ये अभी मैंने समझाया आपको बिल्कुल लास्ट में, H बराबर I² RT हमने फॉर्मूला फाइंड किया है पूरा का पूरा, जो भी मैंने आपको अभी करके दिखाया था। आपको उसको अगर समझ नहीं आता है, आपको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, लेकिन साथ साथ अपनी नोटबुक में करिए। अगर आप वो नोटबुक में नहीं करते हो साथ साथ, तो आपको वो समझ नहीं आएगा जल्दी से। 5-6 बार देखने के बाद तब जाकर समझ आएगा, और वो भी आपके माइंड में हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए अच्छा है कि आप साथ साथ नोटबुक में करिए, और तब भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताइए।